Hello everyone. In previous video, we have discussed about food chain, different trophic levels and how much energy is transferred at each trophic level. And today we will discuss about food web, ecological pyramids and how we can manage different solid waste. So student, first if we talk about food web. Food web क्या होता है? Food web is network of different food chains where they interact at different trophic levels. जो different organisms हैं हमारे different food chain के different organisms different trophic level पे एक दूसरे के साथ interact करते हैं, उसको हमने क्या बोला है? food chain. So food chain is network of food chains. Food web is network of food chains where they interact at different trophic levels. So if we talk about food web में हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जैसे ग्रासेस है, ग्रासेस को कौन खाता है? रैबिट खा सकता है. एंड रैबिट को कौन खा सकता है? स्नेक खा सकता है. स्नेक को ईगल खा सकता है. दिस इज वन फूड चेन. एंड इफ वी टॉक अबाउट दीज ग्रासेस, कैटरपिलर कैन ऑल्सो कंज्यूम दीज ग्रासेस. कैटरपिलर को फ्रॉग खा सकता है, फ्रॉग को बर्ड्स खा सकते हैं एंड बर्ड्स को ईगल खा सकता है. दिस इज अनदर फूड चेन. ग्रासेस को रैट खा सकता है, रैट को कैट खा सकता है एंड कैट को टाइगर खा सकता है. दिस इज अनदर फूड चेन. तो जो हमारा स्नेक है, स्नेक भी खा सकता है रैट को. जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है. फ्रॉग को भी स्नेक खा सकता है. इसी तरह अगर हम रैट की बात करेंगे तो ईगल भी खा सकता है. इस तरह क्या होता है फूड वेब में? इट इज इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स. डिफरेंट फूड चेन्स के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. इसको हमने बोला है फूड वेब. तो अगर हम फूड वेब की बात करेंगे, ये अल्टरनेटिव पाथवेज प्रोवाइड करता है फॉर फूड. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, कोई भी स्पीसीज है, अगर हम प्रोड्यूसर्स की स्पीसीज की बात करें, कोई प्रोड्यूसर की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो जो कोई ऑर्गेनिज्म है जो इस प्रोड्यूसर की जो स्पीसीज खाता है, जो खत्म हो गई है, उसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म से भी अपना फूड ऑब्टेन कर सकता है इस फूड वेब की हेल्प से. See, if we talk about snake, the snake can obtain their food from rat. If rat is not available, then it can consume this rabbit and this can consume this frog. तो इस तरह से snake के पास क्या है? Alternative pathways है food के लिए. So this food web provides alternative pathways of food. इसके अलावा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को स्टेबल रखता है, क्योंकि अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो जाती है, कोई फूड सोर्स नहीं मिलता किसी ऑर्गेनिज्म को, तो वो उस फूड सोर्स के अलावा किसी दूसरे सोर्स से अपना फूड ऑब्टेन कर लेता है. तो इस तरह से फूड वेब क्या करती है? इकोसिस्टम को भी स्टेबल रखती है. पॉपुलेशन को चेक करती है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को चेक करती है दिस फूड वेब. सो फूड वेब प्रोवाइड्स alternative pathways for food. This keeps ecosystem stable. So food chain is interlinking of different food chains where they interact at different trophic levels. इसमें हम देख सकते हैं फूड चेन में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं. एंड दिस फूड चेन प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथवेज फॉर फूड एंड इकोसिस्टम को स्टेबल रखती है. उसके बाद अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखें, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कंसेप्ट सबसे पहले साइंटिस्ट थे एल्टन. इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कंसेप्ट दिया था. इन्होंने क्या बताया था? इकोलॉजिकल पिरामिड्स में क्या है? दिस इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो डिफरेंट इकोलॉजिकल
पैरामीटर्स हैं उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने बोला है इकोलॉजिकल पिरामिड्स. So if we talk about these ecological pyramids, these are graphical representation of different ecological parameters. And what are these ecological parameters? These ecological parameters are number of organisms at different trophic level. These can be biomass of organisms and energy transfer. कितनी energy transfer होती है? These are ecological parameters. Number of organisms, biomass of organisms and energy transfer at each trophic level. ये हम pyramids, ये ecological pyramids क्या है? These are graphical representation of different ecological parameters. So if we talk about this pyramid की अगर हम shape देखें, so these pyramids are broad at the base and these are narrow at the top. एल्टन ने क्या बताया था? 3 डिफरेंट टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बताया था. पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. So these ecological pyramids can be upright in shape. This pyramid is upright. It is narrow at the base, broad at the base and narrow at the top. And this pyramid can be inverted. Inverted pyramid भी हो सकते हैं. So first if we talk about pyramid of number. Pyramid of number क्या represent करता है? It is graphical representation of number of organisms. किसी ट्रॉपिक लेवल में कितने नंबर में है कोई ऑर्गेनिज्म, उसको रिप्रेजेंट करता है pyramid of number. So first if we talk about grassland ecosystem. This pyramid of number can be upright pyramid and this can be inverted pyramid. अगर हम grassland ecosystem का एग्जाम्पल लें तो grassland ecosystem में producers क्या होते हैं? Grass producers होते हैं. These grasses are producers. And grasses को कौन कंज्यूम करता है? Primary consumers. Primary consumers में मान लीजिए rat and rabbit. These are primary consumers. तो अगर हम नंबर देखेंगे ग्रासेस का किसी भी ग्रासलैंड में, तो ग्रासलैंड में ग्रासेस लाखों नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं, 1000 लाख नंबर्स में प्रेजेंट होंगी. तो प्रोड्यूसर्स का नंबर हमेशा कैसा होगा? प्रोड्यूसर्स का नंबर हमेशा ज्यादा होगा किसी ग्रासलैंड में. उसके बाद रैट एंड रैबिट की बात करें जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, इनका नंबर ग्रासेस के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ग्रासेस क्या है किसी ग्रासलैंड में, यहाँ ये लाखों के नंबर में प्रेजेंट है. और जो इनके खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो डेफिनेटली उनका नंबर इन ग्रासेस से कम होगा. उसके बाद हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करेंगे. तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होंगे, स्नेक लगा सकते हैं हम. स्नेक्स का नंबर क्या होगा? स्नेक जो है रैट एंड रैबिट को खा सकता है, तो स्नेक का नंबर सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा. तो इस तरह से टर्शियरी कंज्यूमर्स का नंबर सेकेंडरी कंज्यूमर से कम होगा. तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा? अपराइट पिरामिड होगा. उसी तरह हम पैरासिटिक फूड चेन देखें. पैरासिटिक फूड चेन में क्या होगा? पैरासिटिक फूड चेन में इन्वर्टेड पिरामिड होगा हमारा. अगर हम किसी प्लांट की बात करें, कोई भी प्लांट है, इट इज प्रोड्यूसर. एक प्लांट के ऊपर काफी सारे बर्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इंसेक्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनका नंबर क्या होगा? एक प्लांट के ऊपर एक से ज्यादा नंबर में बर्ड्स या इंसेक्ट्स प्रेजेंट होंगे. मान लीजिए कोई एक सिंगल ट्री है, उस पे 5 या 10 बर्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 5-10 इंसेक्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं. तो इस तरह से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर का नंबर क्या है? यहाँ ज्यादा है. दिस प्लांट इज प्रोड्यूसर. और जो बर्ड्स वगैरह हैं हमारे, अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स जो हैं लाइक लाइस एंड बग्स, तो एक बर्ड के ऊपर एक से ज्यादा लाइस प्रेजेंट हो सकती हैं या बग्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो अपना फूड ऑब्टेन करेंगे. तो
तो इन पैरासाइट्स का जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे इनका नंबर क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर से ज्यादा होगा। उसके बाद हाइपर पैरासाइट्स जो है क्या होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो इन पैरासाइट्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो हाइपर पैरासाइट्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, बैक्टीरिया। तो एक लाइस या बग से काफी सारे फंजाई एंड बैक्टीरिया अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हाइपर पैरासाइट्स होंगे उनका नंबर सेकेंडरी कंज्यूमर्स या इन लाइस एंड बग्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इसी तरह प्रोड्यूसर से यहाँ क्या है, इस फूड चेन में बर्ड्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर ज्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स का नंबर ज्यादा है, और सेकेंडरी कंज्यूमर से जो हाइपर पैरासाइट्स है हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स है उनका नंबर ज्यादा है। तो इस तरह से ये पिरामिड क्या होगा, हमारा इन्वर्टेड पिरामिड होगा। सो पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी अपराइट पिरामिड एंड दिस कैन बी इन्वर्टेड पिरामिड। उसके बाद अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास देखें, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या रिप्रेजेंट करता है, वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोमास कितना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किसी ट्रॉपिक लेवल में, उसको रिप्रेजेंट करता है पिरामिड ऑफ बायोमास। So this pyramid of biomass is graphical representation of biomass of organisms at each trophic level. So students, अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम में ऑर्गेनिजम्स के वेट की बात करें तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, दिस पिरामिड ऑफ बायोमास। सबसे पहले अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें, दिस कैन बी अपराइट पिरामिड एंड इसमें इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकता है। पोन्ड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लें अगर हम, पोन्ड इकोसिस्टम में क्या होगा, पोन्ड इकोसिस्टम में दिस पिरामिड विल बी इन्वर्टेड पिरामिड। अगर हम फाइटोप्लैंक्टन्स देखें, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, दीज आर प्रोड्यूसर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रोड्यूसर्स इन पोन्ड। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, दीज आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वाटर बॉडीज में इसकी सरफेस पे फ्लोट करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन कंज्यूम करता है, जूप्लैंक्टन्स कंज्यूम करते हैं। तो अगर हम वेट की बात करेंगे, बायोमास की बात करेंगे, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इनका वेट क्या होगा, जूप्लैंक्टन्स के कंपैरिजन में इनका वेट कम होगा, हमेशा इनका वेट कम होता है। जूप्लैंक्टन्स को कौन खाता है, स्मॉल फिशेस खाते हैं। तो जो स्मॉल फिशेस होंगी उनका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा जूप्लैंक्टन से। उसी तरह स्मॉल फिशेस को कौन खाता है, लार्ज फिशेस खाती हैं। तो लार्ज फिशेस का वेट क्या होगा, ज्यादा होगा स्मॉल फिशेस से। तो इस तरह से पोन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल लें अगर हम, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होगा, दिस पिरामिड ऑफ बायोमास विल बी अपराइट, अपराइट पिरामिड होगा। ग्रासेस क्या हैं, दीज आर प्रोड्यूसर्स, और ये इनका बायोमास की बात करेंगे तो ग्रासलैंड में काफी नंबर में ग्रासेस प्रेजेंट है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में जो प्राइमरी कंज्यूमर इनको कंज्यूम कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में ग्रासेस का वेट हमेशा ज्यादा होगा। तो जो लाखों में ग्रासेस प्रेजेंट है, हमारी घास प्रेजेंट है, उसका वेट ज्यादा होगा प्राइमरी कंज्यूमर से। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होंगे, जैसे हमारा रेट की अगर हम बात करें तो जो रेट का डेफिनेटली मास कम होगा ग्रासेस से। उसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर्स का वेट क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर से कम होगा। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होगा, पिरामिड अपराइट पिरामिड होगा। सो this pyramid of biomass can be upright and this can be inverted. In case of pond ecosystem it will be inverted and in case of grassland ecosystem it will be upright. तो ये बायोमास को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनिजम्स के वेट को रिप्रेजेंट करता है एट ए पर्टिकुलर टाइम। The next type is pyramid of energy. पिरामिड ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज बी अपराइट, क्योंकि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में
एनर्जी क्या होती है, हमेशा 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है हर ट्रॉपिक लेवल पे। इसको हमने क्या बोला था, 10% लो। तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है इट विल बी अपराइट। हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट होगा क्योंकि ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। These are primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers। तो क्या होता है, हमेशा 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इकोलॉजिकल जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट होगा। इसको हमने क्या बोला था, 10% लो, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर से 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में 10% एनर्जी जाएगी। इस तरह से ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है एट ईच ट्रॉपिक लेवल। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स। दिस इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर गिवन बाय साइंटिस्ट एल्टन। 3 डिफरेंट टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर जो है अपराइट पिरामिड भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड भी हो सकते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास भी अपराइट एंड इन्वर्टेड हो सकते हैं एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा। उसके बाद अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करें तो जो आजकल ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप का वेस्ट प्रोड्यूस होता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जो वेस्ट है, दिस वेस्ट कैन बी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड दिस कैन बी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डिग्रेड किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिग्रेड नहीं कर सकते। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस वेस्ट, ये वेस्ट जो है गैसियस वेस्ट भी हो सकता है, सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है। जैसे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जैसे हम व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स लें, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो इनसे क्या होता है, वेरियस हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। सो दीज आर गैसियस वेस्ट। एंड इफ वी टॉक अबाउट सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट में आते हैं हमारे हाउस होल्ड वेस्ट, जैसे प्लांट्स के लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट है प्लांट्स के, लकड़ी की अगर हम बात कर सकते हैं, जो हॉस्पिटल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, दीज आर सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट क्या होंगे, सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आते हैं हमारे, हॉस्पिटल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, leaves, fruits, vegetables, all these are solid waste। तो जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल इंक्रीज होता जा रहा है उसी तरह से लाइफस्टाइल के साथ साथ इन वेस्ट का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें, जैसे हम देख सकते हैं ट्रेन वगैरह में या जब शादी वगैरह होती है, कोई फंक्शन होता है, तो जो डिस्पोजल हम यूज करते हैं, पहले क्या था, प्लास्टिक के डिस्पोजल्स यूज किए जाते थे, अब हम पेपर डिस्पोजल यूज करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जिनको डिग्रेड किया जा सकता है ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। तो जैसे जैसे लाइफस्टाइल इंक्रीज होता है उसी तरह हो रहा है, उसी तरह इन सॉलिड वेस्ट के प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में वेस्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो अगर हम इन वेस्ट के मैनेजमेंट की बात करें कि कैसे वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है, कैसे डिस्पोजल किया जा सकता है सॉलिड वेस्ट का, तो कुछ मेथड्स हैं जिससे हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। सो फर्स्ट मेथड इज लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में क्या किया जाता है, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको इजीली डिग्रेड कर सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट में ऐसे ही बिखरा रहेगा हमारा वेस्ट तो उससे क्या हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ग्रो कर सकते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो इस तरह से हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे अगर हमारे एनवायरनमेंट में ओपनली कोई वेस्ट प्रेजेंट होगा। तो अगर जमीन के अंदर दबा के हम इस वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम अदर मेथड्स देखें, दैट इज इंसिनरेशन। इंसिनरेशन
जाता है? इंसिनरेशन में इंसिनरेटर होता है, इंसिनरेटर में सॉलिड वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। Burn at high temperature up to 1000 डिग्री सेल्सियस, 100 to 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सॉलिड वेस्ट को हम बर्न करते हैं। तो जो सॉलिड वेस्ट बर्न होने के बाद जो एसिड बचती हैं हमारी, उनको कैसे डिस्पोज किया जा सकता है? उनको लैंडफिल से फिर हम डिस्पोज कर सकते हैं। तो जो इंसिनरेशन के टाइम जो हम वेस्ट को बर्न करते हैं उससे कुछ हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड नहीं है क्योंकि इनसे हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं। तो ये भी इंसिनरेशन की हेल्प से भी हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं इजीली। बाद में जो वेस्ट के बर्न होने के बाद जो एस बचती है उसको हम लैंडफिल से डिस्पोज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम अदर मेथड्स की बात करें तो अदर मेथड्स में आता है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे प्लांट्स पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, प्लांट्स ब्रांचेज हैं, इनको क्या कर सकते हैं? हम कंपोस्ट बना सकते हैं। और ये किसमें हेल्प कैसे यूज किया जाता है? इसको मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं, हम खाद की तरह यूज कर सकते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूजफुल होगा, प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके अलावा अगर अदर मेथड्स देखें, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जो बायोगैस प्लांट्स हैं, सॉलिड वेस्ट को बायोगैस प्लांट्स में यूज कर सकते हैं बायोगैस बनाने के लिए। जैसे काऊ डंग है, ये क्या है? ये जो सॉलिड वेस्ट होते हैं हमारे, उनकी हेल्प से हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस बायोगैस को एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं हम। तो इस तरह से दीज आर फ्यू मेथड्स जिससे हम वेस्ट डिस्पोजल के कुछ मेथड्स हैं जिससे हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो दीज आर लैंड फिलिंग, इंसिनरेशन, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। लैंड फिलिंग में जमीन में दबा दिया जाता है सॉलिड वेस्ट को, बाद में उसको डिकम्पोज किया जाता है। इंसिनरेशन में सॉलिड वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। कंपोस्ट मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं हम, सॉलिड वेस्ट को कंपोस्ट में प्रिपेयर किया जा सकता है एंड बायोगैस प्रोड्यूस की जा सकती है। सो स्टूडेंट, दीज आर मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। उसके अलावा अगर हम ओजोन डिप्लीशन की बात करें, ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, तो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिफरेंट हार्मफुल गैसेस अराइज होती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस इंक्रीज हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे काफ़ी बैड इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन की अगर हम बात करें, क्या होता है ओजोन डिप्लीशन? जो ओजोन लेयर है हमारी, जो स्ट्रेटोस्फीयर रीजन है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में क्या प्रेजेंट है? ओजोन लेयर प्रेजेंट है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ओजोन लेयर, अगर हम ओजोन लेयर की बात करेंगे तो ओजोन गैस जो है वो ओजोन लेयर बनाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन गैस क्या होती है? 3 ऑक्सीजन एटम से बनी होती है। ऑक्सीजन, ओजोन गैस क्या होता है? ऑक्सीजन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाती है मोनो एटॉमिक फॉर्म में। मोनो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है और बाद में क्या होगा? ये ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करता है और ओजोन गैस बनाता है। ये ओजोन गैस हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ओजोन लेयर बनाती है। ये ओजोन लेयर क्या करती है? हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, थोड़ी बहुत कुछ अमाउंट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, बाकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इस ओजोन लेयर से क्या हो जाती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन आजकल क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या है? इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। थिकनेस, ओजोन डिप्लीशन हमने किसको बोला है? थिकनेस जो है हमारी ओजोन लेयर की वो कम होती जा रही है, ओजोन लेयर पतली हो गई है, जिसको हमने बोला है ओजोन डिप्लीशन। आप सबने सुना होगा ओजोन होल के बारे में। ओजोन होल क्या है?
पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ओजोन लेयर जो है बिल्कुल पतली हो चुकी है, जिसको हमने बोला है ओजोन होल। जो अंटार्कटिका रीजन है उस पे ओजोन लेयर बहुत पतली हो चुकी है, जिसको बोला गया है ओजोन होल। तो ये ओजोन डिप्लीशन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सी गैसेज है जो रिस्पॉन्सिबल है? तो मेनली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन डिप्लीशन के लिए। इसमें क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे एसी, रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो एसी, रेफ्रिजरेटर्स या फायर एक्सटिंग्विशर हैं, उनसे क्या है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है। और ये क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन जो है ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट, ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जाके क्लोरीन क्या करता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर में जब स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन गैस प्रेजेंट है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से क्या कर रहा है, ये हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, कम करता जा रहा है। तो जो ये क्लोरोफ्लोरो हार्मफुल गैस है जो किससे निकलती है, जैसे जो हम एसी वगैरह यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं, इनसे ये हार्मफुल गैस निकलती है जो ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारा अंटार्कटिका रीजन है, अंटार्कटिका रीजन पे काफी कम हो चुकी है, काफी थिन हो चुकी है ओजोन लेयर, इसको हमने क्या बोला है, ओजोन होल बोला है। तो 1985 में ऑब्जर्व किया गया था ओजोन होल अंटार्कटिका रीजन पे, जो ओजोन डिप्लीशन सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1985 में। लेकिन आजकल हम इसको कम कर रहे हैं, जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, जिन जिन वजह से ये निकलती है उनके यूजेस को हम कम कर रहे हैं, ताकि हमारी ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट ना हो। तो उसके डिप्लीशन को, ओजोन लेयर के डिप्लीशन को बचाने के लिए, ताकि डिप्लीट ना हो हमारी ओजोन लेयर, उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या है बेटा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताया गया है, डिफरेंट नेशंस ने क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है कि हम जो क्लोरोफ्लोरो हार्मफुल गैस है उसको रिलीज नहीं होने देंगे। जो प्रोसेसेस इस क्लोरोफ्लोरो गैस के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन प्रोसेसेस को हम बंद कर देंगे। जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इनका यूज कम कर देंगे, ताकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है रिलीज ना हो हमारे एटमॉस्फेयर में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यही बताया गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यही है, ताकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है हमारी हार्मफुल गैस है वो रिलीज ना हो, जो जिन चीजों से ये गैस रिलीज होती है उनको कम किया जा सके। डिफरेंट कंट्रीज ने एग्रीमेंट साइन किया है इस प्रोटोकॉल में यही है कि डिफरेंट कंट्रीज ने साइन किया है एग्रीमेंट कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के रिलीज को कम करेंगे, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन प्रोसेसेस को कम करेंगे। तो आजकल क्या है, इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कम रिलीज होने की वजह से हमारी ओजोन लेयर वापस से थिक हो रही है, वापस से इसका डिप्लीशन कम हो गया है, अभी हमारी ओजोन लेयर वापस से थिक होने लग गई है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ओजोन डिप्लीशन।